नमस्कार, जी न्यूज़ पर बिलासपुर प्रदेश भर की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के साथ इस वक्त मैं हूं सुमित। खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बस्तर ओलंपिक बना प्रदेश का सबसे बड़ा ग्रामीण खेल आयोजन। 3,91,000 युवाओं की रिकॉर्ड भागीदारी ने बदली बस्तर की पहचान। सीआरएस रिपोर्ट में गंभीर चुके उजागर। लाल खदान हादसे के बाद सीनियर डीओपी मसूद आलम हटाएगा शशांक कोष्टा को नई जिम्मेदारी। चर्चित हत्याकांड। चरित्र शंका पर पति ने लोहे के संबल से पत्नी की हत्या की, पुलिस ने पकड़कर आरोपी को हिरासत में लिया। आरक्षक भर्ती में गड़बड़ी के आरोप भड़के बिलासपुर में सैकड़ों अभ्यर्थियों को प्रदर्शन। हाईकोर्ट में चयन सूची पर स्टे की तैयारी। अब समाचार विस्तार से। बस्तर के युवाओं को खेल के क्षेत्र में मंच देने छत्तीसगढ़ शासन द्वारा शुरू किया गया बस्तर ओलंपिक अब प्रदेश का सबसे बड़ा ग्रामीण खेल आयोजन बन चुका है। पिछले 2 वर्षों में प्रतियोगिता की लोकप्रियता तेजी से बढ़ी है। पहले वर्ष लगभग 1,75,000 युवाओं ने पंजीकरण कराया था। वहीं 2026 में यह संख्या बढ़कर 3,91,000 पहुंच गई है। ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिताओं के बाद चयनित लगभग 3,500 खिलाड़ी मुख्य चरण में पहुंचे हैं, जहां वे विभिन्न खेल स्पर्धाओं में भाग लेंगे। गुरुवार को बस्तर ओलंपिक का भव्य उद्घाटन हुआ। मुख्यमंत्री ने कहा कि कभी बस्तर को नक्सलवाद और पिछड़े क्षेत्र के रूप में जाना जाता था, लेकिन अब विकास की रफ्तार ने इस पहचान बदल दी है। उन्होंने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि सरकार बस्तर के समग्र विकास और नक्सलवाद के पूर्ण उन्मूलन के लक्ष्य को दिशा में काम कर रही है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष बस्तर के युवाओं ने इतिहास रचा है। 3,91,297 प्रतिभागियों की भागीदारी बस्तर की बदलती तस्वीर और बस्तर ओलंपिक की बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाती है। आप सबको मालूम है कि हमारा ये छत्तीसगढ़ नक्सलवाद से ग्रसित था। अब नक्सलवाद की समाप्ति होने जा रही है। पूरे देश में जहां भी जाते थे छत्तीसगढ़ का नाम आता था तो लोग कहते थे कि वही छत्तीसगढ़ जहां पर नक्सलवाद है, जहां पर गोलीबारी होती है। जबकि इस छत्तीसगढ़ को भगवान ने बहुत समृद्ध बनाया है। सबको प्रणाम करता हूं, आप सबका अभिनंदन और स्वागत करता हूं। ये बस्तर ओलंपिक का आयोजन, बस्तर ओलंपिक का यह विहंगम दृश्य, ये संकेत है बस्तर के युवाओं के उत्साह का। यह विहंगम दृश्य है बस्तर के युवाओं के प्रतिभा का। यह विहंगम दृश्य है बदलते हुए बस्तर के परिदृश्य का। यह विहंगम दृश्य है बढ़ते हुए बस्तर के दिशा का। छत्तीसगढ़ में चल रहा एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन अब अंतिम चरण में पहुंच चुका है। गुरुवार को इसका औपचारिक समापन भी हो गया, लेकिन प्रक्रिया खत्म होते हुए गंभीर गड़बड़ियां सामने आने लगी हैं। इसी में एक बड़ी त्रुटि ने राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है। बिलासपुर के पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष विजय केशरवानी का नाम भिलाई विधानसभा की मतदाता सूची में दर्ज पाया गया, जबकि वर्षों से बिलासपुर के स्थायी मतदाता हैं। गुरुवार को जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से आयोजित प्रेस वार्ता में विजय केशरवानी ने कहा कि 1992 में उन्होंने बिलासपुर से पार्षद चुनाव लड़ा था। ऐसे में उनका नाम भिलाई में दर्ज होना गंभीर सवाल खड़ा करता है। उन्होंने इसे सरकार की साजिश बताते हुए कहा कि जब वरिष्ठ नेताओं के नाम ही दूसरी विधानसभा में भेजे जा सकते हैं तो आम जनता के नाम कटने की आशंका और बढ़ जाती है। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ गलती नहीं बल्कि एसआईआर प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर सवाल है। मामले का उजागर होने के बाद प्रशासन ने इसे त्रुटि मानते हुए सुधार दिया, लेकिन कांग्रेस ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया है। पार्टी का कहना है कि ऐसी गलतियां जारी रही तो एसआईआर का उद्देश्य प्रभावित होगा। कांग्रेस ने सरकार से मांग की यदि वह त्वरित संज्ञान लेकर जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई करे और पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाए। हम पूर्व अध्यक्ष सहित कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल जिला निर्वाचन अधिकारी बिलासपुर के पास जाएंगे और यह मांग करेंगे कि यदि कोई व्यक्ति अपनी गलत जानकारी देता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है। तो ऐसा जांच किन के दबाव में हुआ है, किसके इशारे में हुआ है, किन नेताओं के प्रभाव में बीएलओ काम कर रहे हैं, और यदि कोई काम गलत किया है तो उसके ऊपर क्या कार्रवाई होती है। कांग्रेस पार्टी ये मांग करती है और कांग्रेस पार्टी यह भी मांग करती है कि अभी भी मतदाता सूची का गहन परीक्षण में दावा आपत्ति आज आखिरी दिन है। यदि हम सब सजग नहीं होते तो मेरा नाम बिलासपुर में नहीं जुड़ पाता
और दावा आपत्ति के माध्यम से भिलाई में मेरा नाम काट दिया जाता और यही भारतीय जनता पार्टी के लोग जैसे हमारे नेता राहुल गांधी को घुसपैठिए कह रहे हैं, इसी तरीके से बिलासपुर के कांग्रेस जनों को घुसपैठिया कहकर इनको बदनाम करने की कोशिश करते। हमारी मांग है कि कार्रवाई होनी चाहिए, निष्पक्ष पारदर्शी माध्यम से SIR में काम होना चाहिए, यह कांग्रेस पार्टी मांग करती है। रतनपुर धान खरीदी केंद्र में बुधवार को कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव ने किसानों की समस्याएं सुनने के लिए जन चौपाल लगाई। बरगद के पेड़ के नीचे आयोजित इस चौपाल में बड़ी संख्या में किसान जुटे और उन्होंने ऑनलाइन टोकन व्यवस्था में आ रही दिक्कतों को खुलकर रखा। किसानों ने बताया कि धान विक्रय के लिए शुरू की गई ऑनलाइन टोकन प्रणाली लगातार फेल हो रही है। ऐप कुछ ही मिनटों में टोकन 0 दिखा देता है, जिससे किसान निराश हैं। कई किसानों के पास एंड्रॉयड मोबाइल न होने के कारण वे ऑनलाइन प्रक्रिया में पूरी तरह असहाय महसूस कर रहे हैं। किसानों की बात सुनने के बाद विधायक अटल श्रीवास्तव ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को तत्काल निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि सरकार का 70% ऑनलाइन और 30% ऑफलाइन टोकन मॉडल किसानों के लिए सबसे बड़ी परेशानी बना है। सही व्यवस्था यही होती कि 70% टोकन ऑफलाइन और 30% ऑनलाइन किए जाते। विधायक ने आरोप लगाया कि सरकार की नियत धान खरीदी की क्षमता को सीमित करने की प्रतीत हो रही है। उन्होंने कहा कि सिस्टम की खामियों का खामियाजा किसानों को उठाना पड़ रहा है, जिसे किसी भी हाल में स्वीकार नहीं किया जा सकता। धान केंद्र में हम लोग यहाँ आए हुए थे। किसानों की बहुत शिकायत थी कि कई किसानों के जो खाते हैं उसमें जो एग्रीटेक हुआ था उसमें 5 एकड़ है तो 1 ही एकड़ में चढ़ा हुआ, बाकी निरंग कर दिया है। उसको लेकर यहाँ तहसीलदार मैडम को यहाँ बुलाया गया था। सुधार हो रहा है क्योंकि एग्रीटेक में बहुत गलतियां हुई हैं और बहुत सारे किसानों के रकबे कम हो गए। दूसरी परेशानी आ रही है यहाँ पर कि ऑनलाइन टोकन की। अब यहाँ के गाँव के किसानों के पास तो एंड्रॉइड फोन होता नहीं, पता नहीं सरकार क्या कर रही है। सरकार 70% जो है वो ऑनलाइन ले रही है, वो 10 मिनट 15 मिनट में खत्म हो जाता है और 30% ऑफलाइन ले रही है। तो अभी सरकार से मांग की जाएगी कि 70% ऑफलाइन किया जाए और 30% खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में, सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ के लोग एंड्रॉइड फोन यूज नहीं करते हैं, तो उसको चेंज किया जाए। तीसरी बात हो रही थी जिसकी शिकायत हुई थी पर उसको जांच करने में सही पाया गया कि तौल में कोई गड़बड़ी तो नहीं है, 40-700 ही ले रहे हैं, तो उसमें तो सही पाया गया है। और बाकी सुखद दुखद के मामले भी यहाँ ठीक है, यहाँ की समितियाँ ठीक काम कर रही है। पर हमारे भी सरकार से ही मांग होगी कि सबसे पहले तो उसको ऑफलाइन जो है उसको ठीक किया जाए। और आज 1 महीने लगभग हो जाएंगे 5 दिन बाद, अभी तक 25% ही किसान यहाँ आ पाए हैं। वर्तमान स्थिति में रतनपुर केंद्र में प्रतिदिन लगभग 1120 क्विंटल धान खरीदा जा रहा है। विधायक श्रीवास्तव ने कहा कि खरीदी क्षमता बढ़ाकर 2000 क्विंटल प्रतिदिन करने की जरूरत है, ताकि किसानों की भीड़ कम हो सके और खरीदी सुचारू रूप से आगे बढ़े। जन चौपाल के अंत में विधायक ने आश्वासन दिया कि किसानों की सभी समस्याओं को आगामी विधानसभा सत्र में प्रमुखता से उठाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जब तक व्यवहारिक और स्थायी समाधान नहीं मिल जाता, तब तक इस मुद्दे पर लगातार दबाव बनाए रखेंगे। जी न्यूज़ के लिए रतनपुर से वासित अली की रिपोर्ट। बिलासपुर में स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने बुधवार को बिलासपुर में संभाग स्तरीय शिक्षा विभाग की महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक ली। बैठक में सभी जिला शिक्षा अधिकारी और विकासखंड शिक्षा अधिकारी शामिल हुए। मंत्री ने आगामी बोर्ड परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में परिणाम बेहतर आए, इसके लिए अधिक से अधिक बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रेरित किया जाए और बोर्ड परीक्षाओं में सफलता प्रतिशत बढ़ाया जाए। बैठक के दौरान मंत्री यादव ने कुछ अधिकारियों की लापरवाही पर नाराजगी भी जताई, उन्हें सुधार लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हाल ही में स्कूलों को जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं वो शिक्षा व्यवस्था को व्यवस्थित करने के साथ साथ सुरक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। इन निर्देशों को सही क्रियान्वयन होने पर स्कूलों में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। इसके अलावा मंत्री ने शिक्षा विभाग में सामने आए घोटालों पर भी प्रतिक्रिया दी और स्पष्ट किया कि सरकार पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ काम कर रही है। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषियों पर कार्रवाई तय है। किसी BRC DMC जितने जो महत्वपूर्ण पार्ट होते हैं हमारे शिक्षा विभाग के, उनको बुलाए हैं, मैदान के सभी अधिकारी बुलाए हैं और हम लोग हमारे सभी HODs हैं, सचिव हैं, समग्र के MD हैं और डायरेक्टर और मैं खुद, हम लोग सब बैठक लेते हैं। एक एक विषयवार कमी हम जो है क्या खामियां हैं उसमें हम चर्चा कर रहे हैं। और जो बात आप कह रहे हैं, जो बहुत सी शिकायतें हैं, आने वाले समय में सारे कामों को हम अपग्रेड कर रहे हैं, ऑनलाइन पद्धति हम कर रहे हैं। किसी को किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं होगी, चूँकि पुरानी परंपरा चली आ रही थी जिसमें बहुत सारी खामियां रहती थी। मंत्री जी एक सवाल और अब उसको सुधारने का हम काम कर रहे हैं।
लाल खदान के पास हुए भीषण रेल हादसे में 13 यात्रियों की मौत के बाद रेलवे प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। सीआरएस की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट आने के बाद सीनियर डीओपी मसूद आलम को उनके पद से हटा दिया गया। उनकी जगह अब शशांक कोष्टक को नई जिम्मेदारी दी गई है। रिपोर्ट में ट्रेन संचालन और सुरक्षा प्रबंधन से जुड़े कई गंभीर खामियों को उल्लेख किया गया है। 4 नवंबर को गतोरा लालखदान सेक्शन के बीच ये बड़ा रेल हादसा हुआ था, जब गेवरा और बिलासपुर मेमू खड़ी मालगाड़ी से जा भिड़ी थी। टक्कर इतनी भीषण थी कि मेमू ट्रेन का इंजन मालगाड़ी के ऊपर चढ़ गया। हादसे में लोको पायलट विद्यासागर समेत 13 यात्रियों की दर्दनाक मौत हुई, जबकि 20 से अधिक लोग घायल हो गए। घटना की गंभीरता को देखते हुए रेलवे ने सीआरएस जांच कराई। सीआरएस बी के मिश्रा ने 4 सदस्यीय टीम के साथ मौके का निरीक्षण किया और 30 से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों के बयान दर्ज किए गए। अब आई प्रारंभिक रिपोर्ट में साफ हो गया कि हादसे की मूल वजह ट्रेन संचालन में गंभीर त्रुटि थी। सबसे बड़ी लापरवाही मनोवैज्ञानिक टेस्ट साइको टेस्ट में फेल असिस्टेंट लोको पायलट को मेमू का संचालन सौंपना रहा, जबकि चालक और एएलपी की ड्यूटी लगाने की जिम्मेदारी सीनियर डीओपी की होती है। इसी आधार पर मसूद आलम को पद से हटाकर शशांक कोष्टक को नया दायित्व सौंप दिया गया है। घटना के बाद मसूद आलम को पहले ही फोर्स लीव पर भेजा जा चुका था। अब वह सीनियर डीईटीआरएस के प्रभार में रहेंगे। नहीं, सीआरएस का जो जांच रिपोर्ट होता है उसमें जो अवधि उनको दी जाती है करीब 180 दिन की दी जाती है फाइनल रिपोर्ट के लिए। जो प्रारंभिक रिपोर्ट रहती है वो रिपोर्ट कहा जाना इसलिए उसको उचित नहीं है क्योंकि जब तक फाइनल रिपोर्ट नहीं आए दैट इज़ नॉट अ रिपोर्ट। तो उसमें कुछ रिमार्क्स जो है जोन से जाता है, कुछ रिमार्क्स बोर्ड लेवल से होता है। तब जब तक फाइनल रिपोर्ट नहीं आता उसके बारे में कोई भी टीका टिप्पणी उचित नहीं है। सीआरएस की अंतिम रिपोर्ट जल्द जारी होने वाली है। सूत्रों के अनुसार फाइनल रिपोर्ट में परिचालन, तकनीकी निगरानी और सुरक्षा प्रबंधन से जुड़े कई गंभीर लापरवाहियों का खुलासा हो सकता है। इस रिपोर्ट के बाद कई वरिष्ठ अधिकारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई तय मानी जा रही है। लाल खदान हादसा रेलवे के सिस्टम में गहरी कमियों की ओर इशारा करता है और अब पूरी तरह सबकी नजरें सीआरएस की अंतिम रिपोर्ट पर टिकी हुई है। जी न्यूज़ के लिए कैमरामैन गोपाल मौर्य के साथ मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट। शहर के विभिन्न क्षेत्रों में नगर निगम द्वारा लगातार अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जारी है। सड़क पर दुकान लगाकर व्यापार करने वालों को हटाया जा रहा है, जिससे छोटे व्यापारियों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। इसी क्रम में गुरुवार को छोटे व्यापारी विजय दुबे ने कलेक्टर कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन शुरू किया। विजय दुबे ने आरोप लगाया कि नगर निगम बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था के सामान जब्त कर रही है। उन्होंने कहा कि वे जैसे छोटे व्यापारी 4-5 हज़ार रुपये का व्यापार कर रोज की बिक्री से अपने परिवार का खर्च चलाते हैं। ऐसे में यदि निगम उनका सामान उठा लेती है तो उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो जाता है। दुबे का कहना है कि उन्हें न तो स्थायी जगह दी जा रही है और न ही पुनर्वास की कोई योजना बताई जा रही है। इसके बावजूद निगम लगातार कार्रवाई कर रही है, जिससे उनका कारोबार पूरी तरह प्रभावित हो गया है। उन्होंने इसे गरीब व्यापारियों के साथ सीधा अन्याय बताया। पिछले कुछ महीने से नगर निगम बिलासपुर के द्वारा गरीब फुटपाथ में जो व्यापार करते हैं बेचारे छोटे व्यापारी, जो कि बेजा कब्जा नहीं है, अस्थायी रूप से है, शाम को वो अपने घर चले जाते हैं, तो नगर निगम के द्वारा उनका सामान जब्त किया जा रहा है रोज़। मतलब सर बताइए, अगर आप उनका सामान जब्त करेंगे तो 2-4-5 हज़ार रुपये का सामान वो कहाँ से दोबारा लाएंगे? और बोले नहीं 1 हफ्ते में हम वापस करते हैं, उसकी प्रक्रिया है, आवेदन देंगे, जुर्माना करेंगे, सामान देंगे। तो मैं बोले 7 दिन कहाँ से खाएंगे? उनका परिवार 7 दिन भूखा रहेगा, उसका जिम्मेदार कौन है? बोले आप शासन से पूछो। बोला मैं आंदोलन करूँगा। बोले करिए। तो मैंने ये तय किया है कि जो गरीब परेशान हो रहे हैं, शहर में बहुत बेजा कब्जा है जो टूटना ज़रूरी है, लेकिन जो गरीब हैं उनके पेट में लात ना मारे, ये मेरी मांग है। अपनी आवाज़ उठाने के लिए विजय दुबे ने 3 दिनों तक प्रतिदिन दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक कलेक्टर कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि आंदोलन उनके अस्तित्व और जीविका की लड़ाई है, जिसे वे पीछे हटकर नहीं छोड़ सकते। विजय दुबे ने चेतावनी दी, यदि 3 दिनों के प्रदर्शन के बाद भी उनकी बात नहीं सुनी गई तो चौथे दिन से वे नगर निगम कार्यालय के बाहर भूख हड़ताल पर बैठेंगे। अब देखना ये होगा कि नगर निगम इस पूरे मामले को किस गंभीरता से लेता है और छोटे व्यापारियों की परेशानियों का समाधान कैसे करता है। जी न्यूज़ के लिए कैमरामैन मनीष पाल के साथ प्रियंका सिंह की रिपोर्ट। इमलीपाला क्षेत्र में 15 मई 2024 को नगर निगम द्वारा की गई बड़ी कार्रवाई का मामला एक बार फिर गरमाने लगा है। करीब 1.5 साल पहले इस कार्रवाई में निगम ने बुलडोजर चलाकर दर्जनों दुकानों को तोड़ दिया था। उस समय भी व्यापारियों ने इस कार्रवाई का कड़ा विरोध किया था और अब फिर से नाराजगी तेज हो गई है। व्यापारियों ने आरोप लगाया कि कार्रवाई के दौरान उन्हें पुनर्वास और दुकान आवंटन का आश्वासन दिया गया था, लेकिन 1.5 साल बीत जाने के बाद भी अब तक किसी को दुकान आवंटित नहीं की गई। व्यापारियों का कहना है कि जो दुकानें आवंटन के लिए प्रस्तावित हैं
उनकी ऊंची राशि छोटे व्यापारियों की क्षमता से बाहर है, जिसे चुकाना उनके लिए संभव नहीं। व्यापारियों ने नगर निगम की इस कार्य प्रणाली को अन्यायपूर्ण बताते हुए तीखा विरोध जताया है। उनका कहना है कि दुकानें तोड़ने के बाद प्रशासन ने उन्हें सहूलियत देने की बात कही थी, लेकिन आज तक उन्हें सिर्फ आश्वासन ही मिले हैं। बिना दुकान के उनके परिवार का गुजारा मुश्किल हो गया है और बच्चों की पढ़ाई तक प्रभावित हो रही है। सीधा सीधा व्यापारियों को छला गया है और किसी के रोजगार को तोड़ने से पहले पुनः स्थापन करना ये सृष्टि का नियम भी है और ये कर भी रहे हैं। आज छोटे छोटे झोपड़ी को तोड़ने पर उनको मकान दिया जा रहा है, लेकिन झोपड़ी तोड़ के मकान दे रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन रोजगार तोड़ के और रोजगार नहीं दोगे तो आदमी तो मर जाएगा, क्योंकि रोजगार से तो मेरा पेट चल रहा है, मेरे बच्चे चल रहे हैं, मेरे बच्चों का फीस चल रहा है, मेरा दाल चावल सब्जी रोटी चल रहा है। हम लोग इस दुकानों के बल पे सब कर्जेदार हैं, सबने इस व्यापार के बल पे कर्जा लेकर रखा था, आज कर्जे में डूब रहे हैं, लेकिन शासन को किसी पर कोई निगाह नहीं जा रही है। इसी मांग को लेकर व्यापारियों ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन भी किया। प्रदर्शन के दौरान उनका कहना था कि यदि जल्दी उन्हें दुकानें आवंटित नहीं की गई तो उनके सामने आजीविका का संकट खड़ा हो जाएगा। व्यापारी इस हालत में खुद को असहाय बताते हुए भावुक भी नजर आए। आज हमारी मांगे इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से सिर्फ यही है कि हमारी जो दुकानें जो तोड़ी गई थी, हमें दुकान के बदले दुकान चाहिए। हमारी डिमांड कुछ ऐसी नहीं है कि हम इमली के बदले आम मांग रहे हैं, हम सिर्फ दुकान के बदले अपनी दुकानें चाहते हैं। और जो वाजिब किराया है, जो वाजिब जो प्रक्रिया है, जो औपचारिक जो भी प्रक्रियाएं हैं, हम उसे पूर्ण करने के लिए पूरी तरह से रेडी हैं, तैयार हैं। और हम सभी व्यापारी एकजुट हैं, एक साथ हैं। हम किसी चीज़ का कोई विरोध नहीं करना चाहते। जो भी निगम का कॉम्प्लेक्स बनकर तैयार हुआ है, ये बिल्कुल हम इसके साथ में हैं। लेकिन जो टेंडर की प्रक्रिया जो शुरू की गई और दूसरों को दुकान देने के लिए जो प्राथमिकता दी जा रही है, तो यानी कि इसमें व्यापार किया जा रहा है, तो इसमें व्यापार ना किया जाए। पहले हम सभी दुकानदारों को हमारी दुकानें दी जाएं, एक एक दुकानें जो हैं। इसके पश्चात जो भी दुकानें बचती हैं, चाहे वो टेंडर करें, चाहे वो नीलामी करें, चाहे वो किसी को भी दें, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। व्यापारियों ने चेतावनी दी है कि यदि नगर निगम ने उनकी मांगों पर तुरंत कार्रवाई नहीं की तो वे उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे। उन्होंने यह भी कहा कि स्थिति अत्यधिक गंभीर होने पर जिला कार्यालय पहुंचकर आत्मदाह जैसे कदम उठाने को भी बाध्य हो सकते हैं। फिलहाल व्यापारी प्रशासनिक निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जी न्यूज़ के लिए कैमरामैन मनीष पाल के साथ प्रियंका सिंह की रिपोर्ट। जिले में अवैध धान तस्करी पर कड़ी निगरानी रखते हुए गरीबगंज पुलिस ने एक महीने में बड़ी सफलता हासिल की है। विभिन्न थाना क्षेत्रों में चलाए गए विशेष अभियान में पुलिस ने 3007 कट्टे और 1255.05 क्विंटल अवैध धान जब्त किया, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 38.9 लाख रुपए बताई जा रही है। इस कार्रवाई में 28 चारपहिया वाहन और 4 लावारिस धान के मामलों को मिलाकर कुल 32 प्रकरण दर्ज किए गए। ओडिशा बॉर्डर के चेकपोस्टों में पुलिस को अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के विशेष निर्देश दिए गए। समर्थन मूल्य पर धान केवल पंजीकृत किसानों से खरीदा जा सकता है, इसलिए कड़ी निगरानी की गई। सभी मामलों में धान परिवहन करने वाले वैध दस्तावेज नहीं दिखाए गए, जिसके बाद पुलिस ने धान और वाहनों को जब्त कर कार्रवाई की। गरियाबंद पुलिस ने कहा कि धान की अवैध खरीदी बिक्री परिवहन करने वालों पर आगे भी कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। बिना नंबर प्लेट वाले ट्रैक्टर पर थाना छुरा द्वारा MV एक्ट के तहत अलग मामला दर्ज किया गया। इस सतत कार्रवाई से अवैध धान तस्करी के नेटवर्क को बड़ा झटका लगा है। आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री तोकन साहू ने नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू के सरकारी निवास पर बिलासपुर हवाई समिति के प्रतिनिधि मंडल की सौजन्य मुलाकात कराई। बैठक के दौरान बिलासपुर के हवाई सेवाओं के विस्तार, नए रूटों की स्वीकृति तथा मौजूदा सुविधाओं को उन्नयन से जुड़े विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। नागर विमानन मंत्री मोहन नायडू ने प्रतिनिधियों को अवगत कराया कि तोकन साहू लगातार बिलासपुर की हवाई सेवाओं को सुदृढ़ करने हेतु सक्रिय प्रयास कर रहे हैं और संबंधित मामलों पर प्रक्रिया प्रगति पर है। उन्होंने आश्वस्त किया कि बिलासपुर के लिए आवश्यक हवाई सुविधाओं की मांगों पर मंत्रालय गंभीरता से कार्य कर रहा है तथा शीघ्र ही सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। प्रतिनिधि मंडल द्वारा दोनों मंत्रियों के प्रश्नकाल में समय की निकालने के लिए दोनों मंत्रियों के प्रति आभार व्यक्त किया। बुलेटिन में खबरें और भी हैं, वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम लौटेंगे जल्दी, आप कहीं मत जाएं।